गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार त्रिपाठी, एसएसबी इंटर कॉलेज अयोध्या। आज हम आप लोगों के समक्ष पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, जो कि हमारी प्रथम इकाई का से महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण भाग है। पृथ्वी की उत्पत्ति अकेले नहीं हुई है। हमारी पृथ्वी, जैसा कि अभी हमने कहा कि वो सौरमंडल का ही अंग है, तो निश्चित रूप से सौरमंडल के निर्माण से संबंधित करते हुए हमें पृथ्वी के उत्पत्ति एवं विकास को समझने की आवश्यकता होगी। उसी संदर्भ में हम आज जानेंगे कि किस तरह से सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल के विकास, सौरमंडल में ग्रहों का निर्माण, उपग्रहों का निर्माण और उसी में हमारा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। अब हमें ये देखना है कि यहाँ आपके सामने दो चीज़ें लिखी गई हैं। एक लिखा गया है मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और दूसरा ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो ये जो प्रथम लेक्चर है, जिसमें हम आज विशेष रूप से पहले अद्वैतवादी संकल्पना अर्थात मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। दूसरे लेक्चर में द्वैतवादी संकल्पना की चर्चा की जाएगी। ठीक, तो पृथ्वी के या कह सकते हैं कि पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं वर्तमान में मुख्यतः विकसित हैं, तो जो कि आपके खासकर सिलेबस के अंतर्गत भी है। तो जिसमें है एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और दूसरा है ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट को अद्वैतवादी संकल्पना और ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट को द्वैतवादी संकल्पना के नाम से जाना जाता है। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत पुच्छल तारा परिकल्पना है, जिसका प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने 1749 में किया था। दूसरी परिकल्पना है वायब्रास परिकल्पना, जिसका प्रतिपादन इमैनुअल कांट ने, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1755 में की थी। तीसरी परिकल्पना निहारिका परिकल्पना है, जो कि लाप्लास महोदय ने अपनी पुस्तक में 1796 में प्रतिपादित की और प्रस्तुत की। द्वैतवादी संकल्पनाओं में सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना पहले शुरुआती परिकल्पना ग्रहाणु परिकल्पना, जिसको चैम्बरलिन यो मोल्टन ने 1905 में प्रस्तुत की। दूसरी परिकल्पना ज्वारीय परिकल्पना, जिसको जेम्स जीन्स ने 1919 में प्रतिपादित किया और उसमें 1929 में जेफ्रीज ने संशोधन प्रस्तुत किया। अगली परिकल्पना द्वैतारक परिकल्पना है, जिसको रसेल ने प्रतिपादित किया। अगली परिकल्पना जो आधुनिक सिद्धांतों पर आधारित है, अंतरतारक धूर परिकल्पना, जो ऑटो स्पीथ की है, जिसको उन्होंने 1943 अर्थात 1943 में प्रस्तुत किया। अगली परिकल्पना सुपरनोवा परिकल्पना है, जिसको होयल योम लिटलटन महोदय ने प्रतिपादित किया। और वर्तमान समय में जो परिकल्पना, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की हुई है, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसको कि विकसित रूप में रॉबर्ट वेगनर ने प्रतिपादित किया था। तो फिलहाल अभी भी सौरमंडल की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं विकसित हो रही हैं और उन पर अभी भी शोध का कार्य चल ही रहा है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले पुच्छल तारा परिकल्पना। तो पुच्छल तारा परिकल्पना बहुत विशद रूप में आपको नहीं पढ़नी है। ये जान लीजिए कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने जब इस परिकल्पना का प्रतिपादन 1749 में किया, तो उन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा पुच्छल तारा था। ठीक, ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा पुच्छल तारा था और उस पुच्छल तारे और सूर्य के आपसी टकराव के परिणाम स्वरूप ग्रहों का और उपग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। ठीक, दूसरी परिकल्पना वायब्रास परिकल्पना है, जिसका प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक कांट ने 1755 में प्रस्तुत किया। इस परिकल्पना के तहत ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में पहले से ही कुछ ऐसे तत्व विद्यमान थे जिनको निहारिका कहा गया, अर्थात ब्रह्मांड में पहले से ही एक तप्त निहारिका, कह सकते हैं कि एक ऐसा आद्य पदार्थ ब्रह्मांड में पहले से बिखरा हुआ था, जो कि निहारिका के रूप में निर्मित हुआ। वास्तव में वायब्रास परिकल्पना, कांट की जो पूरी परिकल्पना है, ये गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम पर कैसे? गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है, पृथ्वी के संदर्भ में है। ठीक, तो इसमें ये बात उन्होंने कही कि
जो ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे उनमें आपसी टकराहट हुई। ब्रह्मांड में पहले से ही ये मान लिया गया कि ब्रह्मांड में पहले से ही आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे, वो आपस में टकराते हैं और टकराने से उनमें किस चीज की उत्पत्ति होती है? वो होती है एक तप्त घूर्णनशील निहारिका की। कैसी निहारिका है? तप्त अर्थात गर्म और घूर्णनशील। कैसे बनी? वो बनी किसके माध्यम से? क्या बताया गया? वो बनी कणों के आपसी टकराहट थे। और वो कैसे? प्रीमोर्डियल मैटर थे अर्थात आद्य पदार्थ थे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जब ये निहारिका निर्मित हो गई तो इस निहारिका की गति बढ़ी और गति बढ़ने से इन्होंने ये बताया कि केंद्रापसारित बल प्रभावी हो गया। ठीक, अब देखो यही है, मतलब गलती तो करते हैं लेकिन चूंकि उस समय की परिकल्पना इनकी थी और उस समय कुछ लंबे समय तक मान्य भी रही, तो इन्होंने कहा कि निहारिका में गति के परिणाम स्वरूप केंद्रापसारित बल बढ़ रहा है और जो केंद्रापसारित बल बढ़ रहा है तो उसी केंद्रापसारित बल की वजह से उस निहारिका से 9 गोल छल्ले अलग हो गए और वही 9 गोल छल्ले 9 ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि वर्तमान में तो 8 ग्रह हैं, लेकिन उस समय जब परिकल्पना यह प्रतिपादित की गई तो क्या माना गया कि 9 गोल छल्ले अर्थात 9 ग्रह वो कहां से निकले? कहां से बताया गया? किससे? निहारिका से। तो निहारिका से बताया गया कि निहारिका उस तप्त गतिशील निहारिका से 9 गोल छल्ले अलग हो गए। उम्मीद करते इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, अब देखते हैं कि बाकी सूर्य कहां गया। तो जो निहारिका जो शेष भाग बचा वो किसके रूप में आया? वो सूर्य के रूप में आया। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते, लेकिन हाँ एक चीज इसमें जो सबसे बड़ी जो कमी रही, क्यों इस परिकल्पना का विरोध किया गया, आलोचना की गई, उसका कारण था कि ये कोणीय आवेग के स्थिरता सिद्धांत के विपरीत है। वो कोणीय आवेग के स्थिरता सिद्धांत के विपरीत है। तो अब हम बात करते हैं इस मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट की अंतिम परिकल्पना की, जिसका नाम है निहारिका परिकल्पना, जो 1796 में लाप्लास महोदय के द्वारा प्रतिपादित की गई। अच्छा, लाप्लास महोदय ने क्या किया? लाप्लास महोदय ने यह मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक तप्त और गतिशील निहारिका मौजूद थी। तो पहले की समस्या का समाधान, इनकी क्या समस्या थी कि ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ बिखरे थे, वो आपस में टकराए और टकराने के परिणाम स्वरूप तब घूर्णनशील तप्त निहारिका का जन्म हुआ। ये किसने बताया? कांट ने। जबकि लाप्लास ने क्या कहा? लाप्लास ने पहले से ही मान लिया कि ब्रह्मांड में एक तप्त और गतिशील निहारिका मौजूद थी। ठीक, अब आगे क्या करते हैं? कहते हैं कि यह जो तप्त और गतिशील निहारिका थी ये धीरे धीरे शीतल होकर सिकुड़ती गई। धीरे धीरे क्या हुआ? शीतल होकर ये सिकुड़ती गई। और जब ये धीरे धीरे शीतल होकर सिकुड़ती गई तो इन्होंने कहा कि इसकी गति अत्यधिक बढ़ गई। ये क्या मानते हैं? ये कहते हैं कि इसकी गति अत्यधिक बढ़ गई। किसकी वजह से? निरंतर शीतल होकर सिकुड़ने की वजह से उस निहारिका की गति बढ़ गई। और गति बढ़ने के बाद जैसे इन्होंने माना था कि केंद्रापसारित बल बढ़ गया, वैसे इन्होंने भी कहा, लाप्लास ने भी कहा कि उस गति बढ़ने वाली निहारिका अर्थात उस गतिशील निहारिका की गति बढ़ने से उसमें केंद्रापसारित बल उत्पन्न हुआ जो ज्यादा था और उसकी वजह से सूर्य के मध्य भाग से, और उन्होंने क्या माना कि सूर्य के मध्यवर्ती भाग से एक गोल छल्ला अलग हुआ। देखो यहां क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि निहारिका से ही सारे छल्ले अलग हुए, 9 छल्ले। और लाप्लास क्या मानते हैं? लाप्लास मानते हैं कि निहारिका के मध्य भाग से एक छल्ला निकला। ठीक, निहारिका के मध्य भाग से एक छल्ला निकला और इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से अर्थात निहारिका से समय समय पर छल्ले निकलते गए। ठीक, और क्रमशः छल्लों के निकलने से क्रमशः अलग अलग ग्रह बन गए। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि निहारिका है, निहारिका से पहले एक छल्ला अलग हुआ तो मान लेते हैं बुध बन गया। ठीक, उसी तरह से निहारिका से दूसरा छल्ला निकला, फिर शुक्र बन गया, फिर निहारिका से अगला छल्ला निकला, फिर क्या बन गया? अगला मंगल बन गया, फिर ऐसे पृथ्वी बन गई, बृहस्पति बन गया, सैटर्न बन गया, अरुण, वरुण, यम सारे ग्रह बन गए। ठीक, तो ये तो ग्रहों की समस्या ने सुलझा ली। अब उपग्रह कैसे बने? कि उन ग्रहों से कुछ छल्ले ऐसे अलग हुए, या कह सकते हैं कि किसी और निहारिका से या ऐसे भी निहारिका से, उन्हीं निहारिका से छोटे छोटे छल्ले निकले होंगे। मतलब इसका स्पष्टीकरण बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जिस तरह से निहारिका से एक एक छल्लों के अलग होने से अलग अलग ग्रह बने, उसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उपग्रहों का भी निर्माण हुआ।
और इस क्रिया की पुनरावृत्ति के पश्चात अंततोगत्वा जो अवशिष्ट भाग बना वो किसके रूप में था? वही सूर्य के रूप में जाना गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत एकमात्र एक तारे के संयोग से ही सभी ग्रहों की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा सिद्धांत समझ में आ गया होगा। ठीक, हालांकि एक और परिकल्पना है उल्कापिंड परिकल्पना, जो कि 1919 में लाकिया के द्वारा दी गई, उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, इतने ही प्रमुख महत्वपूर्ण भाग हैं। तो इनको हमें फिर से एक बार इनके नाम पूरी तरह तैयार करने हैं, इनको समझने हैं, इनके कांसेप्ट, जैसे डिफरेंस आपको बताया गया कि कांट ने क्या कहा, निहारिका से ही सब अलग हुए। फिर इसमें क्या बताया गया, ये वायब निहारिका से, फिर इसमें कहा गया कि निहारिका से एक छल्ला क्रमशः निकला, ये एक साथ सारे छल्ले निकाल रहे थे, तो ये अंतर था। और इन्होंने कास्तेद भगवान ने क्या माना था कि इन्होंने कहा था कि उससे पुच्छल तारे और सूर्य के टकराहट से बहुत से कण बिखर गए, उन्हीं से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उन डिफरेंस को अलग करते हुए हम इन सिद्धांत को अच्छे से समझ लेते हैं। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो द्वितीय जो लेक्चर होगा, आपका सेकंड लेक्चर होगा, उस सेकंड लेक्चर में हम द्वैतवादी संकल्पना की धारणा को, उसके कॉन्सेप्ट क्या होती है द्वैतवादी संकल्पना, और उससे संबंधित जो सिद्धांत है उनकी चर्चा करेंगे। तो क्लास नाउ कंप्लीट योर फर्स्ट लेक्चर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेकंड लेक्चर एज अ ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट।